विस्तार विशेष में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। विस्तार विशेष में हम सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके मुद्दों और समस्याओं का हल नहीं हो जाता। ग्वालियर चंबल के बीहड़ जो कभी डकैतों के पनाहगार हुआ करते थे, आज वो भ्रष्टाचार को पनाह दे रहे हैं। भ्रष्टाचार भी ऐसा कि आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि सरपंच और सचिवों ने बीहड़ों के बड़े बड़े गड्ढों को ही अमृत सरोवर तालाब बना दिए और लाखों रुपए निकाल लिए। बीहड़ों में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये खास पड़ताल। ग्वालियर चंबल के इन बीहड़ों में कभी डकैतों का बोलबाला था, लेकिन अब यहाँ भ्रष्टाचार की तूती बज रही है। डकैत गए तो भ्रष्टाचारियों ने अपने सिर उठाए और इसके लिए बीहड़ को जरिया बना लिया। भ्रष्टाचारियों ने बीहड़ों की बनावट को अपना हथियार बना लिया। बीहड़ों के बड़े बड़े गड्ढों को ही अमृत सरोवर तालाब बता दिया और लाखों करोड़ों रुपयों को डकार दिया। ये तस्वीरें हैं अमृत सरोवर तालाब की। तालाब कहाँ है ये आपको ढूंढना पड़ेगा साहब। पानी की एक बूंद भी आपको मिल जाए तो आप खुश नसीब होंगे। यहाँ आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन कागजों में यहाँ अमृत सरोवर तालाब बना है, जिस पर 15 से 25 लाख रुपए खर्च हुए हैं। रुपये भी निकाल लिए गए, लेकिन मौके पर सिर्फ बंजर जमीन ही देखने को मिलती है। कहीं गहरी खाई को तालाब बता दिया गया तो कहीं मिट्टी के टीलों में घिरी जगह। चंबल के मुरैना और भिंड में एक भ्रष्टाचारी अमृत सरोवर तालाब नहीं है, बल्कि 345 से अधिक हैं। इनमें से 80% तालाब बीहड़ के किनारे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन तालाबों में एक बूंद पानी तक नहीं ठहरता है। हम ग्राउंड रिपोर्ट पर हैं, जहां आप देख सकते हैं कि चंबल का बीहड़ है और इन्हीं बीहड़ों में 80% जो भ्रष्टाचारी अमृत सरोवर तालाब हैं वो बनाए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि जो गांव के सरपंच और सचिव हैं उन्होंने मिलकर इन तालाबों को बनाया है और इन तालाबों को बनाने के लिए 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा होता है। लेकिन हालात ये हैं कि इन तालाबों में न तो चारों तरफ से कोई मिट्टी आपको दिखाई दे रही है, न ही जो पत्थरों की जो पार बनाई जाती है जिसके जरिए पानी रोका जाता है वो भी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। हालात ये है कि सिर्फ कागजों में यह तालाब दिखाई दे रहे हैं और गांव के सरपंच और सचिवों ने पूरा पैसा निकाल लिया है। विस्तार न्यूज की टीम भ्रष्टाचार के तालाबों की पड़ताल करने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरी। मुरैना के हासी मेवदा गांव में अमृत सरोवर बनाया गया है। खेत में ऊंची मेड़नुमा मिट्टी की पट्टी के किनारे कुछ पिचिंग दिखाई देती है। जहां पानी होना था वहां खेती के निशान मिलते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि तालाब 14,95,000 रुपये का है, जिसमें से 14,61,000 रुपये का भुगतान भी हो चुका है। स्थानीय लोग बात करने से डरते हैं क्योंकि ज्यादातर सरपंच और पूर्व सरपंच के दबंग हैं। मुरैना और भिंड में करीब 345 अमृत सरोवर बने। 80% तालाब बीहड़ों में बना दिए गए। एक तालाब की लागत 15 से 25 लाख रुपए। बीहड़ के गड्ढों को तालाब बता दिया गया। पता करता हूँ, सीओ जिला पंचायत साहब से बात करता हूँ क्या मामला है। इसकी जांच कराकर और नियमानुसार संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए और की जाएगी। यदि जांच उपरांत यदि ऐसा पाया जाता है तो पैसा वापस शासकीय खजाने में जमा कराया जाएगा। विस्तार न्यूज की टीम ने अब भिंड का रुख किया तो वहां भी सूरत-ए-हाल कुछ ऐसा ही है, जहां बीहड़ों में भ्रष्टाचार खूब पनप रहा है। भिंड जनपद के बाबेड़ी में बीहड़ की बड़ी खाई को तालाब का नाम दिया। मेहगांव जनपद के भीकमपुर में एक तरफ पत्थरों की पिचिंग कर तालाब बना दिया गया। गोहद के गिरगांव में 2 अमृत सरोवर में भ्रष्टाचार हुआ। बीहड़ के गड्ढों के बीच तालाब का बोर्ड लगा दिया गया। में तालाब बनाया गया, बिल्कुल भड़काव में बनाया गया था।
कब बनाएगा ये अंदाज में बना गया होगा 21 में बनाया गया कि जाने 22 में। तो उन तालाबों में फिर पानी कहाँ से आया, कैसे? पानी बैठ गया ही भज जाए सो भज जाए, तो कोई नहीं पानी। बताते ट्यूबवेल से भी पानी? हाँ, ट्यूबवेल भर देता है ट्यूबवेल। चंबल के इन अमृत सरोवरों में भ्रष्टाचार की गहराई का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। हमने जब अधिकारियों से बात की तो उन्होंने जांच करने की बात कही। के तौर पे जो आपने दो, एक तो मेहगांव की घोरा पंचायत का बताया है और एक बवेड़ी पंचायत का जो बताया है, इन दोनों का भी मैं स्पेसिफिक इन दोनों की भी रिपोर्ट बुलवा लेता हूँ। जांच टीम हम अभी एक पृथक से गठित कर देते हैं और जैसा आप बता रहे हो कि अगर मान लीजिए इस तरीके का कोई काम हुआ है तो निश्चित तौर पर उसमें कार्रवाई होगी। ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि बिना अधिकारियों की मिली भगत के ये करोड़ों का घोटाला हुआ होगा, क्योंकि कागजों में तालाब उसी सूरत में बन सकते हैं जब अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि घोटाला कोई छोटा नहीं है जहां करोड़ों खर्च करने के बाद भी 300 से ज्यादा तालाब एक बूंद पानी सहेजने की हालत में नहीं है। 80% पंचायत ऐसी हैं जहां पर अमृत सरोवर तालाब बना ही नहीं है और सरपंच सचिव ने 15 लाख से अधिक रुपए निकाल लिए। इससे स्पष्ट होता है कि इस पूरे करोड़ों रुपए के खेल में कहीं न कहीं अधिकारी भी संलिप्त है और अधिकारियों की मंशा पर ही यह करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। मुरैना से मनोज उपाध्याय और भिंड से नीटू भटेले के साथ मैं अनिल गौर। तो देखा आपने कैसे अमृत सरोवर योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ तालाबों के नाम पर पूरी राशि ही डका ली गई, लेकिन अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये संभव है या फिर इस फर्जीवाड़े में सरपंच और सचिवों के साथ अधिकारी भी शामिल हैं। अब खबर छत्तीसगढ़ के मुंगेली से। यहाँ लाखों का धान बर्बाद होने की कगार पर है। बारिश शुरू हो गई है लेकिन 84,000 क्विंटल धान खुले में पड़ा है। हालात ये हो गई है कि हाईकोर्ट को भी इस धान उठाव के लिए प्रशासन को कहना पड़ रहा है, लेकिन हालात बदलते फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे। धान उठाने से ज्यादा जिम्मेदार एक दूसरे को दोषी ठहराने में ही लगे हुए हैं। मुंगेली जिले में इस साल धान की बम्पर खरीदी हुई, लेकिन यही धान खरीदी लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए, बारिश सिर पर है और जिले में करीब 84,000 क्विंटल धान उपार्जन केंद्रों में खुले आसमान के नीचे पड़ा है। न तो सुरक्षा के इंतजाम नजर आ रहे हैं और न ही जिम्मेदार धान उठाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। नतीजा ये है कि जिले में बड़ी मात्रा में शॉर्टेज की स्थिति बनती नजर आ रही है। धान खरीदी का हिसाब किताब समझने की कोशिश करें तो 66 समिति के 105 उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी हुई। 55,86,000 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है। 1,04,000 किसानों ने अपनी धान बेची है। 70 उपार्जन केंद्रों में अब तक धान का उठाव ही नहीं हुआ है और 84,000 क्विंटल धान बर्बाद होने की कगार पर हैं। धान उठाव ना होने के मामले में मुंगेली अव्वल नंबर पर है। धान बर्बाद होने के साथ साथ शॉर्टेज की स्थिति भी बन रही है, लिहाजा अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की कवायद शुरू हो गई है। आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं माननीय कलेक्टर महोदय को और ARCS सर को कि सोसाइटियों में जो धान की शॉर्टेज दिख रहा है अभी, वो सही समय पर उठाव नहीं होने के कारण है। संपूर्ण सोसाइटियों से धान का उठाव जो है 28/2 तक करना था, उसका उठाव नहीं करा पाए विपणन संघ, जिसके ऊपर आज कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसको कुछ बोला नहीं जा रहा है और समिति के कर्मचारियों को बोला जा रहा है कि आप जीरो शॉर्टेज करो। इस साल हम लोग ने 55,86,000 क्विंटल धान की खरीदी की थी। उसमें अभी लगभग 83,000 क्विंटल धान जो है उठाव के लिए बचा हुआ है, जो 70 समितियों में भी है। 35 समितियों में हमने जो धान की खरीदी की थी उसका 100% हम लोगों ने परिधान करा लिया है। एक तरफ खुले में धान पड़ा है, वहीं कुछ जगहों पर घोटाला भी नजर आ रहा है। कई उपार्जन केंद्रों में रिकॉर्ड में धान तो दिख रहा है, लेकिन मौके पर धान है ही नहीं। अब ये भी समझ लेते हैं कि धान के उठाव में आखिर दिक्कत आ क्यों रही है। दरअसल विपणन विभाग धान के उठाव में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखा रहा है। राइस मिलर्स धान खराब बताकर उठाव नहीं कर रहे हैं।
तो वहीं दूसरे जिलों के राइस मिलर्स की रुचि भी कम नजर आ रही है। इधर मामला हाईकोर्ट तक पहुंचने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। कोर्ट ने 30 मई तक धान उठाव के निर्देश दिए थे, जिसके बाद स्थिति नहीं सुधरी और शॉर्टेज की बढ़ती शिकायतों के बाद प्रशासन ने कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। अब प्रशासन एक्शन में है और शॉर्टेज को लेकर 4 समितियों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बिना डीओ के धान परिवहन पर कार्रवाई हो रही है और समिति प्रभारी और राइस मिल पर भी एफआईआर हो चुकी है। कलेक्टर का कहना है कि समिति प्रबंधन धान की जीरो शॉर्टेज करके लाएं। जितनी वाजिब समस्याएं होंगी उनको माना जाएगा, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। शॉर्टेज की जो स्थिति बन रही है, इसके लिए समिति और मिलर्स दोनों जिम्मेदार ज्वाइंटली। समिति इसलिए क्योंकि उन्होंने धान का रखरखाव सही समय से नहीं किया और जब धान उठाव में विलम्ब हो रहा था तो उन्होंने सूचना नहीं दी। कहीं ना कहीं उनके इंटेंशन पे हमको डाउट हो रहा है। जहाँ रही बात मिलर्स की, तो मिलर्स कई ऐसे मिलर्स हैं जो काफ़ी विलम्ब कर रहे हैं उठाने में, अभी तक कई मिलर्स नहीं उठा। तो मिलर्स के खिलाफ ब्लैक लिस्ट करने के लिए कार्रवाई करने के लिए हमने पत्र लिख दिया संबंधित जिले के कलेक्टर को, क्योंकि मिलर्स बाहर के हैं। जो समिति है उनके लिए हमने टीम फॉर्म कर दी है, टीम जांच कर रही है। अभी तक हमने 2 एफआईआर करा दी है, टोटल 4 एफआईआर इनफैक्ट हुई हैं। और जो समितियों में अधिक शॉर्टेज 1000 कुंटल से अधिक, उन सभी समितियों को बुलाया जाएगा फिर से और उनको वार्निंग चेतावनी दी जाएगी अंतिम। अगर वो नहीं करेंगे तो सभी की समितियों को कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल दाखिल कराया जाएगा अगर वो शासन का सपोर्ट नहीं करते हैं तो। एक तरफ जहां मुंगेली में अब तक की सबसे बड़ी शॉर्टेज की स्थिति बन रही है, तो वहीं करोड़ों का धान भी बर्बाद होने की कगार पर है। लाखों का धान भी भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है। हालांकि अब देखना होगा शासन प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग सकता है। विस्तार न्यूज के लिए मोहम्मद अलीम की रिपोर्ट। रायसेन के सेहतगंज की सोम डिस्टिलरी में नियमों को ताक पर रखकर सिर्फ बच्चों से ही काम नहीं कराया जा रहा था, बल्कि 10 से 12 गांवों को दयनीय हालत में पहुंचाने का काम भी यहां पर किया गया। हालात ये है कि इन गांवों के लोग भयंकर मक्खियों और बदबू के बीच रहने को मजबूर हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सोम डिस्टिलरी की मनमानी, खुले में छोड़ा जा रहा गंदा पानी, सेहतगंज बना मक्खियों की राजधानी। जिंदगी बद से बदतर हो रही है। हर तरफ मक्खियों का आतंक है। जानवर भी शायद इतनी मक्खियों के बीच ना रहने पाए, लेकिन इंसानों को ऐसे ही हालात में रहने को मजबूर कर दिया है। ये तस्वीरें रायसेन के उसी सेहतगंज की है जहां सोम डिस्टिलरी चलती है। बच्चों से काम करवाने के आरोप में फिलहाल ये फैक्ट्री सील है, लेकिन फैक्ट्री संचालकों की मनमानी ने सेहतगंज के आसपास के 10 से 12 गांवों की जिंदगी को नर्क बना दिया है। सोम डिस्टिलरी से यहाँ पे सेहतगंज के लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट इन लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। ये सड़ा हुआ पानी और यहाँ पे पैदा हो रही मक्खी की वजह से यहाँ पे ग्रामीण परेशान हैं। न खाना खा पाते हैं, न पानी पी पाते हैं, न यहाँ पे रह पाते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे बातचीत करने के लिए। ये जो पूरी फैक्ट्री है इसकी वजह से पानी निकल रहा है। आप लोगों के जीवन में काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई। मक्खी का आतंक है इस इलाके में। हाँ, बहुत ज़्यादा है सर। इस इलाके में मक्खी बहुत है, इसीलिए खाना भी हम लोग नहीं खा पाते हैं, न बैठ पाते हैं। हाँ, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके पूरे शरीर में मक्खी बैठी हुई है। हाँ, देखो पूरा बैठे रहता है। ये गड्ढे में आते हैं पानी की, इसकी वजह से मक्खी फैल रहा है पूरी, इसी में से पैदा हो रहा है। आप बताइए कितना परेशान कर देती है पूरी मक्खियाँ? और बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं सर। अच्छा, तो काम भी नहीं कर पाते, घर पे बैठ नहीं पाते? घर पे नहीं बैठ पाते हैं, काम करते हैं तब पूरा। तो ये बता रहे हैं कि जो मक्खी है, मक्खी की वजह से इतना ये परेशान है कि ना तो ये काम कर पाते हैं, ना ही घर में बैठ पाते। ना दिन को चैन है, ना रात को सुकून है। खाना और पानी भी मक्खियों ने हराम कर दिया है। हालात ये है कि लोग बदबू और मक्खियों के चलते घर छोड़ने का मन बनाने लगे हैं। अब आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां सोम डिस्टिलरी से निकलने वाला गंदा पानी छोड़ा जाता है, और यही गंदा पानी लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। सोम डिस्टिलरी के ये पीछे भैंसा गांव है और करीब फैक्ट्री से 2 से 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन फैक्ट्री की ज़मीनें यहाँ तक हैं। करीब 150 से 200 एकड़ ज़मीन है। और सबसे हैरत की बात है कि फैक्ट्री अपनी ज़मीन पर ही
यहाँ पे जो प्लांट से निकलने वाला केमिकल वाला पानी है यहाँ पे छोड़ा जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी एक चुनौती ये है कि ये पानी अभी तो फ़िलहाल सूखा है, लेकिन बारिश के समय यही पानी बह के बेतवा नदी की ओर जाता है। सोम डिस्टिलरी की मनमानी, गांव के पास ही कंपनी की 200 एकड़ जमीन, अपनी जमीन में केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है। गंदे पानी से फैल रही बदबू और मक्खियां, आसपास की जमीनें भी बंजर हो रही। बारिश में बेतवा में मिल रहा गंदा पानी, गंदे पानी से हो जाती है मछलियों की मौत। गंदे पानी को रिसाइकल कर छोड़ना चाहिए। लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। जबकि किसी का धंधा चौपट हो रहा है तो किसी की पत्नी और बहू मक्खियों के चलते ससुराल आने को तैयार नहीं। ये जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री की वजह से काफ़ी लोग दिक्कत में हैं। पहली तो समस्या मक्खी की है। जी हाँ, मक्खी काफ़ी मक्खी आ रही है यहाँ पे, जिससे हमारा घर परिवार में बहुत दिक्कत आ रही है। खाने पीने में खाना पीना नहीं खा पाते, मक्खी गिर जाती खाने पीने में। और हमने नई नई शादी की थी तो हमारी बहू आने के लिए तैयार नहीं है, मायके वाले भेजने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि या तो आप यहाँ से कहीं और मकान शिफ्ट कर लो तब हम भेजेंगे, या तो जब तक तुम्हारी मक्खी की समस्या ख़त्म नहीं होती है जब तक हम यहाँ से भेजेंगे नहीं हमारी बहू लड़की को। सीएम हेल्पलाइन शिकायत की थी, अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं निकला। कोई जवाब किसी अधिकारी का? अभी कोई जवाब नहीं आया है। कितने दिन पहले की थी? मैंने 16 जून को की थी। क्या दिक्कत है? दिक्कत मक्खियों की बहुत है साहब। मक्खी मच्छर बिल्कुल रात दिन परेशान कर रहा है, ज़्यादा परेशान है। बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं साहब हैं। और खाना पीना खाते हैं, बनाती हैं औरतें, तो उसमें भी मक्खियाँ ज़्यादा मतलब कि खाने पीने में आ जाती है, खाना पीना खा नहीं पाते हैं। अब देखना ये होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद अधिकारियों का कलेजा पसीजता है या नहीं, क्योंकि ये समस्या छोटी नहीं है, बल्कि मक्खियों ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। सोम डिस्टिलरी बदस्तूर चल रही है। सरकार ने भले ही इसे सील कर दिया है, या कहें तो सिर्फ कागजों में सील कर दिया है, लेकिन निगरानी विभाग और यहाँ के स्थानीय लोगों की वजह से, क्योंकि कई विभागों के अधिकारियों के बेटे भी इसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो फिर अपने बेटों का रोजगार कैसे छिन जाए, इन्हें इस बात की चिंता है। लेकिन इस सेहतगंज की सेहत की चिंता उन्हें बिल्कुल भी नहीं है। कैमरामैन नागिन के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, सेहतगंज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 22 साल पहले बना ऑक्सीजोन अनदेखी का ऐसा शिकार हुआ कि ये गार्डन अब जंगल नजर आने लगा है। इंदिरा स्मृति वन के सामान चोरी हो रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला ही नहीं है। क्यों बदहाल हुआ खूबसूरत गार्डन, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ऑक्सीजोन में अव्यवस्थाओं का दंगल, खूबसूरत गार्डन क्यों बन गया जंगल। रायपुर में सिर्फ एक ऑक्सीजोन नहीं है। अगर आप जानते हैं कि कलेक्ट्रेट चौक के पास सिर्फ ऑक्सीजोन है तो आप गलत फैमिली में है। रायपुर में 2 ऑक्सीजोन है। एक ऑक्सीजोन आपको दलदल सिवनी वाले रास्ते पे मिलेगा, जो कि बनकर तो तैयार हो गया, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव पे इस पे करोड़ों रुपए लग गए। लेकिन उसके बाद हाल क्या है? हाल ये है कि ये ऑक्सीजोन जंगल की तरह दिख रहा है। राजधानी रायपुर को खूबसूरत हरा भरा गार्डन और राहत की सांस देने के लिए साल 2002 में इस स्मृति वन की कल्पना की गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने इसका उद्घाटन किया। मंशा नेक थी, लेकिन रखरखाव ऐसा रहा कि 22 साल बाद ये खूबसूरत गार्डन एक जंगल में तब्दील हो गया। दिन भर की थकान के बाद लोग जब शाम को या सुबह गार्डन पहुंचे तो उन्हें एक स्वच्छ वातावरण मिले, इसके लिए ऑक्सीजोन की परिकल्पना की जाती है। रायपुर में एक ऑक्सीजोन बनकर भी तैयार है, जहां पर लोग पहुंचते हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि रायपुर में एक और ऑक्सीजोन है और उसका नाम इंदिरा स्मृति वन है, जिसका उद्घाटन साल 2002 में 5 जून 2002 में अजीत जोगी, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनकी ओर से ये की गई थी। और ये उद्घाटन के आज अगर आप देखेंगे तो 2024 22 साल बाद भी इसकी स्थिति यहाँ पर टहलने, योगा करने लायक या फिर एक स्वच्छ वातावरण के रूप में नहीं बन पाई है। हर जगह अव्यवस्थाएं नजर आती हैं। गेट पर ताला लगा है, लेकिन कई जगह से जालियां टूटी हुई हैं। हर तरफ झाड़ और कांटे नजर आते हैं। यही वजह है कि अब आम लोगों से ज्यादा ये नशेड़ियों को रास आ रहा है। इंदिरा स्मृति वन नशाखोरी का अड्डा बन चुका है। ये इसलिए कह रहा हूँ, प्रत्यक्ष आप ही देखिए कि ये देखिए विस्की का
जो आपको कागज़ है वो दिखाई देगा और डिस्पोजल भरपूर मात्रा में है। जहाँ यहाँ पर कहा जाता है, स्थानीय लोग भी कहते हैं कि शाम को यहाँ पर बड़ी संख्या में नशेड़ी आते हैं और यहाँ पर नशा करते नज़र आते हैं। और तस्वीर देखिए, आपको जिस ऑक्सीजोन में शुद्ध हवा ली जानी थी वहाँ पर अब गोगो पेपर रोल आपको दिखाई देगा। और इसी पेपर रोल से बता दें कि गांजा जो है वो पिया जाता है। तो यहाँ पे सोचिए, गांजे के लिए भी यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और यहाँ पे गांजा फू फू करके उड़ाते हैं। सवाल यही है कि ये ऑक्सीजोन आखिर जंगल कैसे बन गया। दरअसल 65 एकड़ में फैला ये ऑक्सीजोन अनदेखी का शिकार है। 22 सालों से ये इंदिरा स्मृति वन अव्यवस्थाओं की मार झेल रहा है। ग्रिल और ऑक्सीजोन की सामग्री चोरी हो रही है। 2002 से अब तक इस ऑक्सीजोन में लगभग 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया जा चुका है। यहाँ पर नशेड़ियों की वजह से आम लोगों को भी परेशानी हो रही है और अब इस इंदिरा स्मृति वन को नगर निगम को हैंडओवर करने की तैयारियां हैं। और व्यवस्था ऐसी कि गार्डन अब इंसानों से ज्यादा मवेशियों के लिए ज्यादा मुफीद नजर आता है। इंसानों के लिए बेहतर हो ना हो, लेकिन गाय गुरुओं के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है और भरपूर मात्रा में जो चारा की ज़रूरत है वो चारा इन लोग को मिल रहा है। जालियाँ भी टूट गई हैं ताकि गाय लोग प्रवेश कर सके और इस सरकार की बराबर व्यवस्था है। गायों के संवर्धन की बात की जाती है, उस दिशा में ये नेक कदम दिखाई दे रहा है। अब जरा ये भी देख लीजिए कि लाखों खर्च कर यहाँ लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई, लेकिन वहाँ तक जाना कितना मुश्किल है। और पहुँच भी गए तो बैठने के इंतजाम तो दिखेंगे ही नहीं। करोड़ों रुपए की प्रोजेक्ट पे अगर आपको इस घास फूस के बीच से होकर जाना पड़े तो ये कितना कठिन साबित होगा। और ये छत है, छत भी पूरी तरीके से टूट चुकी है। टूटने के अलावा यहाँ पर अब बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। करोड़ों रुपए तो लगाए गए हैं और जिस प्रकार से जानकारी है कि 10 से 12 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में खर्च किए गए हैं और 55 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट है। लेकिन किस प्रकार से ये प्रोजेक्ट अब जंगल में तब्दील होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पर किसी ने सुध नहीं ली। और अब अगर इस पर सुध नहीं ली जाती तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सामग्री लगाई गई थी वो भी कबाड़ में तब्दील होने लगेगी। लोगों को यहाँ पहुंचकर सुकून तो मिलता है, क्योंकि गार्डन की जगह जंगल की व्यवस्था जो हो गई है, लेकिन यहाँ व्यवस्थाओं और गार्डन की अनदेखी उन्हें भी सताती है। यहाँ पे हाँ क्लीनलीनेस भी है, पर वही डिस्पोजल बोतल और ये सब का लोग फैला के थोड़ा तो नेचर को खराब कर ही रहे हैं। एक दिन हम इसमें नहीं मेरे बैठ रहे तो डोरिल देखें तो भाग गए, दो का रखो ही के ये है देख डरी तो दाई सांप हो के तन भाग गए, नहीं रहन के डर में। यहाँ बरसों से गार्डन की देखभाल करने वाले परिवार से भी मुलाकात हुई। बात हुई तो पता चला कि कुछ तो होते हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावा साबित होते हैं। कई सालों से गार्डन की देखरेख का जिम्मा भी इनके हाथों था और कई सालों से यहाँ पे रह भी रहे हैं ये ऑक्सीजोन के अंदर। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं, कब से इस तरह की स्थिति में है ये? अब मैं तो हाँ तब से ऐसी छे भैया यहाँ का है पहली के राहत रहे हो, शादी के बाद इंचे चाहो समझ ले यहाँ मैं आओ तब से काम चलते रही से। अब वो तब से इसने पड़े रही से, अब शायद तक बीजेपी सरकार के काम चालू हो रही, शायद ओकर बाद में कांग्रेस वाले आ गए ना, फिर काम बंद हो गई शायद। सरकारें आई और चली गईं, लेकिन किसी ने दलदल सिवनी वाले ऑक्सीजोन की सुध नहीं ली। लेकिन अब बीजेपी सरकार बनने के बाद कुछ उम्मीदें जगी हैं। कलेक्टर गौरव सिंह ने स्मृति वन का निरीक्षण कर डेवलप प्लान तैयार करने को कहा है। अभी नगरीय प्रशासन सचिव आए थे बसवराजू सर, उसके साथ उसका विजिट किया गया था। उसको कैसे विकसित किया जाए, कैसे उसको लाइव किया जाए, इसके लिए हम लोग कार्य योजना बना लिए हैं। बहुत जल्दी ही हम लोग उसको पूरा लाइव करेंगे। अब देखना होगा कि जिम्मेदार बदहाल होते स्मृति वन को संवारने के लिए क्या कुछ कदम उठाते हैं, क्योंकि बढ़ते कंक्रीट के जंगलों के बीच ये किसी सौगात से कम नहीं है। बहरहाल उम्मीद है कि बदहाल होता गार्डन जल्द ही खूबसूरत बगिया में तब्दील होता नजर आएगा। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात आपकी और खबरों के साथ।